गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम आपकी +1 आर्ट पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। जो लेसन आपका है नागरिकता, जिसको अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहते हैं। इसके बारे में बताया जाएगा कि भाई जब कोई नागरिक किसी भी राष्ट्र में या राज्य में रहता है उसको किस प्रकार के अधिकार होते हैं, नागरिकता किस प्रकार की मिलती है या फिर नागरिकता किस प्रकार से समाप्त होती है, एक नागरिक और एक विदेशी में क्या अंतर होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको इस टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। तो पहले हम आपका शुरुआत करते हैं नागरिक का अर्थ। नागरिक का अर्थ कि सीधे तौर पर या आसान शब्दों में आपको कहना चाहूँ तो किसी भी राज्य में, किसी देश में स्थायी तौर पर आप रहते हो और उस राज्य सरकार द्वारा आपको विशेष राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, वहाँ आपको नागरिकता मिली हुई होती है। क्योंकि ये कुछ विशेष अधिकार जो राजनीतिक वगैरह, मौलिक अधिकार वगैरह किसी विदेशी नागरिक को नहीं दिए जाते हैं। जो देश में स्थायी तौर पर रहता है या उसको किस प्रकार की नागरिकता मिली हुई है उस आधार पर ये दिए जाते हैं। अरस्तु जो कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल साइंस के अच्छे विद्वान है, जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने नागरिक का राज्य का वह सदस्य है जो शासन व न्याय प्रबंधन में हिस्सा लेता है या भाग लेता है। तो जो न्याय की या शासन की प्रक्रिया जो भी होती हैं, जब मैंने बताया कि भाई मत देने का अधिकार वगैरह, इस चीज़ों में जो हिस्सेदारी होता है वह नागरिक का अर्थ होता है। नागरिक इन चीज़ों में हिस्सा ले सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। जबकि नागरिक जो होता है उनके कुछ देशभक्ति वगैरह की भावनाएं या उनके जो कुछ कर्तव्य विनिहित होते हैं जिनका उनको पालन करना होता है। अब इनकी बात की जाए कि भाई नागरिक की विशेषताएं किस आधार पर, नागरिक की पहचान क्या क्या कहोगे कि भाई नागरिक की सदस्यता है राज्य की सदस्यता के आधार पर, यह स्थायी निवासी, अधिकारों की प्राप्ति, कर्तव्यों का पालन, समाज सेवा, ये चीज़ें कह सकते हो कि एक जो नागरिक होता है अपने राष्ट्र का, अपने राज्य का या उसका स्थायी नागरिक होता है, उन्हीं के अंदर हो सकती है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर ये इस तरीके की ये भावनाएं, देश समाज सेवा की, ये इस तरह की देशभक्ति की भावना नहीं हो सकती है। तो पहला आपका लेके चलते हैं कि भी राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता में ये राज्य द्वारा प्राप्त की जाती है। इसमें किसी भी कंडीशन, जो अपने अलग अलग देशों की अलग अलग टर्म कंडीशन होती हैं, उनके आधार पर ये नागरिकता दी जाती है कि भाई 5 साल तक या 10 साल तक इसमें रहने के बाद या किसी सेना में भर्ती होने के बाद ये नागरिकता दी जाएगी। तो इस तरीके की ये है। स्थायी निवासी होता है, स्थायी निवासी का नागरिक राज्य स्थायी रूप से निवासी होता है। इसमें मतलब आपको समझाया जाए कि अस्थायी तौर पर तो दूसरे, आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो पासपोर्ट वगैरह बनाकर वीज़ा के आधार पर, तो वहाँ आप अस्थायी तौर पर रहते हो। जबकि स्थायी निवासी आप अपने देश के होते हो। जो आपको अगर कि यहाँ पर आपको आपके आधार पर समझा जाए तो रेजिडेंस जो होता है वो हरियाणा रेजिडेंस है या किसी भी आधार पर, तो आप उस राज्य के निवासी का प्रमाण पत्र है, आपका वो प्रमाण पत्र है कि भाई आप हरियाणा के स्थायी निवासी हो। तो ये आपका इस तरीके के जो राज्य सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके आधार पर है। अधिकारों की प्राप्ति में आपका आ जाता है कि भाई नागरिकों को राज्य की ओर से जो कुछ सामाजिक, मैंने बताया अभी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं, उनका प्रयोग वह जीवन और उनके विकास के लिए कर सकता है। तो ये अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलता, जो कि देश का नागरिक नहीं होता है, उनको ये अधिकार नहीं मिलते हैं। कर्तव्यों का पालन करना, नागरिकों को राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करना ये होता है। इससे पहले वाले लेसन में हमने समझाया था अधिकार वाले में कि भाई कुछ अधिकारों के साथ साथ आपके कर्तव्य भी बने होते हैं, जिनका आपका, अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो आपको अधिकार स्वयं ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि भाई समाज सेवा में जो एक कह सकते हो कि नागरिक होता है किसी भी राज्य का या देश का, उसके अंदर समाज सेवा की भावना का होना तो आवश्यक है। क्योंकि ये दूसरे देश के व्यक्ति या दूसरे किसी राज्य के व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती, जो एक अपने राज्य का, अपने देश का नागरिक होता है, उसके अंदर ये समाज सेवा की भावना होना तो आवश्यक है। नेक्स्ट अब लेते हैं आपके कि नागरिक के प्रकार कह सकते हो या नागरिकता है, वो भी कह सकते हो कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है।
नागरिकता दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात नागरिक होते हैं और एक राज्यकृत नागरिक होते हैं। जन्मजात नागरिक वो होते हैं जो जन्म के आधार पर जिनको नागरिकता प्राप्त होती है, और राज्यकृत नागरिक वो होते हैं कि जिनमें टर्म कंडीशन के आधार पर जो टर्म कंडीशन अप्लाई करते जाते हैं उनको वो वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, दूसरे लोगों को नहीं मिलती है। तो पहला मैं आपको लेते हैं कि भाई जन्मजात नागरिकता। इसमें जन्मजात नागरिकता में है कि भूमि का सिद्धांत आपको दिखाई दे रहा होगा कि भूमि का सिद्धांत। इस भूमि के सिद्धांत में क्या होता है कि जब किसी, मान लीजिए आप भारतीय हैं और आप दोनों हस्बैंड वाइफ किसी दूसरे देश में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप किसी दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ ये होता है कि भूमि सिद्धांत की जिस देश की धरती पर जिस बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये होता है आपका भूमि सिद्धांत। दूसरा होता है रक्त सिद्धांत। रक्त सिद्धांत में आता है कि जिस देश के आपके माता पिता होते हैं, कह सकते हो कि आपका ब्लड रिलेशन होता है, माता पिता होते हैं, उस देश की नागरिकता आपको अपने आप या स्वतः ही मिल जाती है। इसमें आप कह सकते हो कि रक्त सिद्धांत। और एक दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता दोनों तरीके से है कि भाई जैसे आपको भूमि सिद्धांत के आधार पर भी मिल जाती है और आपको रक्त सिद्धांत के आधार पर भी मिल जाती है। तो उस कंडीशन में आपको दोनों तरह की नागरिकता मिल जाती है, दूसरे देश की भी और अपने जिस देश की भूमि पर आपका जन्म हुआ वहाँ की भी, और जिस देश के आपके माता पिता हैं वहाँ की भी, आपको दोनों देश की। लेकिन आपकी एक 18 वर्ष की उम्र होने के बाद, 18 वर्ष की वयस्क नागरिक की उम्र होने के बाद आपको डिसीजन लेना होता है, किसी एक देश की नागरिकता को ही रखना होता है, दूसरे देश की नागरिकता को छोड़ना होता है। या कह सकते हो कि वो जब आप किसी एक देश की नागरिकता को स्वीकार करते हैं तो दूसरे देश की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अब दूसरा लेके चलते हैं पॉइंट आपका राज्यकृत नागरिकता। राज्यकृत नागरिकता में आपका आ जाते हैं ये जो मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, लंबा निवास, विवाह, संपत्ति खरीदना, इस तरीके की। इनको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको कि किस तरीके से किया जाएगा। लंबा निवास, तो लंबा निवास में आ जाता है कि भाई जब कोई नागरिक अपने दूसरे देश में, एक टर्म कंडीशन होती है, मान लीजिए 10-11 साल, अलग अलग देशों की अलग अलग टर्म कंडीशन होती है। जैसे भारत में 4 वर्ष, अमेरिका और इंग्लैंड में 5 वर्ष का नियम है। यदि कोई दूसरे देश का व्यक्ति इनमें इतने साल तक लगातार रहता है तो वह नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है और वहाँ वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब ये दूसरा पॉइंट आ जाता है कि विवाह के आधार पर, कि मैरिज के आधार पर यदि कोई स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह करती है, मान लीजिए कोई इंग्लैंड की लड़की अगर भारतीय से शादी करती है तो उस लड़की की इंग्लैंड की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये राज्यकृत नागरिकता हुई। संपत्ति खरीदने के कारण भी कई देशों में यह भी नियम है कि यदि किसी दूसरे देश का नागरिक वहाँ की जाकर कुछ संपत्ति खरीद लेता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो उस देश के हितों में रुचि लेता है, तो जैसे ब्राज़ील है, मैक्सिको, इन देशों में यह नियम है कि वहाँ संपत्ति खरीदने पर उस व्यक्ति को उस देश की नागरिकता मिल जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि सरकारी नौकरी। जब आप किसी दूसरे देश में, या कह सकते हो कि जब दूसरे देश में जाकर आप वहाँ के देश के सरकारी नौकरी में पात्रता हासिल कर लेते हैं और सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको उस देश की राज्यकृत नागरिकता, कह सकते हो वहाँ के देश की नागरिकता अपने आप ही मिल जाती है। गोद लेना भी यही कंडीशन है। जब किसी, आप मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री के और आपको कोई अगर इंडियन कपल कह सकते हो या हस्बैंड वाइफ कोई भी व्यक्ति आपको गोद लेता है तो उस कंडीशन में आपको भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाती है गोद लेने की कंडीशन पर ही, और दूसरे देश की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है भाई नागरिकता, माता पिता को नागरिकता की प्राप्ति। माता पिता को नागरिकता प्राप्ति में वही नियम आ जाता है। ऐसा नियम भी सभी राज्यों में मिल लेता है जो उस भाग के निवासी को जीतने, ये उसका विजय वाला है आपका। मैं थोड़ा बता रहा था कि विजय का
माता पिता का है कि केवल जिस जहाँ की माता पिता को आपको मान्यता प्राप्त होती है, नागरिकता मिली होती है, वहाँ उसके बच्चे का उद्देश्य ऑटोमेटिक ही वहाँ का नागरिक मान लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पिता को अमेरिका की नागरिकता मिली हुई है तो आप उनके बच्चे हैं, तो आपको अमेरिका की नागरिकता स्वतः ही मिल जाती है। नेक्स्ट आपका है कि विजय के आधार पर कहने का मतलब है कि किसी भी दूसरे देश, जब किसी दो देशों में या किसी में हमला होता है, उसके आधार पर अगर किसी पाकिस्तान का या चाइना का कुछ पार्ट मान लीजिए हमारी सेना जीत लेती है, विजय प्राप्त कर लेती है, तो जिस क्षेत्र को विजय प्राप्त करती है वहाँ के नागरिकों को स्वतः ही या ऑटोमेटिक कह सकते हो कि इंडियन नागरिकता प्राप्त हो जाती है और उनके ऊपर भारत सरकार के रूल रेगुलेशन लागू हो जाते हैं। सेना में भर्ती, ये मैंने पहले बताया था उस तरीके से आपको कि भाई किस तरीके सेना में भर्ती होने के बाद भी आपको दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यदि आप दूसरे देश में पढ़ाई कर रहे हो और वहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हो और वहाँ आपको जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये भी आपका कह सकते हो कि राज्यकृत नागरिकता मिल जाती है इसके तहत भी। दूसरा आपका नेक्स्ट है कि इच्छा के द्वारा भी होता है कि भाई आप कहीं नौकरी प्राप्त कर रहे हो, किसी दूसरे देश में रह रहे हो और आपकी इच्छा है वहाँ की नागरिकता लेने के लिए, तो भी आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। इसके बाद भी कई प्रार्थना पत्र वगैरह देने के बाद भी, जैसे 4-5 साल रहते हैं उसके बाद प्रार्थना पत्र देने के बाद आपको नागरिकता के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है टर्म कंडीशन कि आपको ज़रूरी है कि वहाँ की सरकार नागरिकता दे ही देगी। कहने का मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि आपने प्रार्थना पत्र दिया और आपको नागरिकता मिल गई, उसमें नागरिकता नहीं भी दी जा सकती है आपको कंडीशन में। तो अब नेक्स्ट है आपके पॉइंट कुछ उठाते हैं कि नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है। नागरिक और विदेशी में अंतर में मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें कि भाई किस तरीके से उनमें अधिकार वगैरह और वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। कुछ आपको देश से निष्कासित के आधार पर कि किस तरीके से क्या क्या है, तो वह मैं आपको बताता हूँ कि भाई पहला पॉइंट आपका उसमें है कि सदस्यता के आधार पर अंतर, कि जो नागरिक होता है वो देश का सदस्य होता है, रजिस्टर्ड होता है, जबकि विदेशी को इस तरीके का कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है। उस आधार पर नागरिक और विदेशी में अंतर होता है। देशभक्ति की भावना एक कह सकते हो कि स्थायी नागरिक में ही होती है। विदेशी में अपने देश जो व्यक्ति जिस देश की नागरिकता प्राप्त होती है, कह सकते हो कि जिस देश का स्थायी नागरिक प्राप्त होता है, वह व्यक्ति अपने राज्य अपने देश के प्रति ही देशभक्ति की भावना रखता है। विदेशी, मान लीजिए कोई विदेशी आ रहा है और हमारे यहाँ पर कुछ जैसे जापान मान लो, कनाडा मान लो, चाइना से कोई भी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं पर भी काम करता है तो वहाँ हमारे देश के प्रति देशभक्ति भावना नहीं रखता है, अपने देश के प्रति देश की भावना रखता है। निष्कासित करने के आधार पर कह सकते हैं कि जब कोई भारत का नागरिक है उसको देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जबकि जब कोई अगर विदेशी व्यक्ति है तो उसको सरकार कभी भी देश से जाने के लिए कह सकती है। अधिकारों के आधार पर अंतर, जो मैंने आपको राजनीतिक अधिकार वगैरह बताए कि जो इस तरीके के चुनाव लड़ने के या किस तरीके के मौलिक अधिकार, वो चीज़ें आपको यहाँ अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ आप वो नागरिकों केवल वहाँ स्थायी कह सकते हो या भारत के नागरिकों को ही वो अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ की शासन में, न्याय प्रणाली में हिस्सा केवल यहाँ के नागरिक ले सकते हैं। सैनिक सेवा के आधार पर सैनिक सेवा था, और ये नेक्स्ट पॉइंट जो आपको था ये था सेना भर्ती। तो दोनों में अंतर है। सेना भर्ती में अलग है कि वाइचा से, यहाँ सैनिक सेवा, ये सैनिक सेवा का पॉइंट है कि इसमें आप मान लीजिए किसी देश के साथ में युद्ध होता है तो वहाँ आपको सैनिक कुछ लिमिटेड टाइम के ट्रेनिंग देने के बाद आपको युद्ध करने के लिए भेजा जा सकता है, या कह सकते हो कि आपको फोर्स किया जा सकता है सेना की तरफ से कार्य करने के लिए, सेना की सहायता करने के लिए, या फिर कह सकते हो कि आपको बॉर्डर लाइन पर भी भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से उनको नागरिक जो हैं स्थायी उनके लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन विदेशी को हम सैनिक सेवा के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये सैनिक सेवा की कंडीशन में आपने आपके
दादाजी या फादर वगैरह जो बताते होंगे कि पीछे स्टोरी, जैसे पाकिस्तान के साथ में 1971 वगैरह, और जो कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ, उस कंडीशन में लोगों को ज़बरदस्ती, और जो उससे भी पहले 1857 की लड़ाई में, या 1857 की लड़ाई काफ़ी 1947 की लड़ाई आज़ाद हुआ उस टाइम, चाइना के साथ 1965 में युद्ध हुआ, 62 में हुआ उस टाइम, ये चीज़ें भी काफ़ी रखी गई भाई। वहाँ पर ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर ले जाते थे कुछ वहाँ के जो उस टाइम के आपके परिवार के सदस्य, आपके समाज के लोग भी कह सकते हो कि आपको कहानी सुनाते होंगे भाई हमें ऐसे भर्ती किया गया था, फिर हम वहाँ छोड़ कर आ गए। तो ये कंडीशन होता है कि भाई मजबूर ज़बरदस्ती आपको ले जाया जा सकता है सेना में भर्ती करने के लिए, कि आपको भाई सेना की सहायता करनी है। एक संपत्ति के आधार पर विदेशी व्यक्ति को, जो अलग अलग देशों की अलग अलग कंडीशन होती है, किसी देश में संपत्ति खरीदने का अधिकार होता है, नागरिकों को संपत्ति खरीदने बेचने का अधिकार होता है, जबकि विदेशी नागरिकों को नहीं होता है। नेक्स्ट आपका का ये है कि भाई एक आदर्श नागरिक के गुण क्या क्या होने चाहिए। एक मैं आपको पॉइंट थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने के पॉइंट हैं, यही आपके पॉइंट हो जाते हैं कि नागरिकता समाप्त होने के। इसमें कुछ चेंजमेंट हैं थोड़े बहुत, जैसे लंबा समय अनुपस्थिति का कहा जाता है, और विवाह के कारण भी मान लीजिए अगर यहाँ वहाँ इंग्लैंड से या भारतीय नागरिक महिला किसी लड़की किसी दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करती है, तो वहाँ भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। संपत्ति खरीदने बेचने, सरकारी नौकरी है कोई दूसरे देश में, आप अगर सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर लेते हो तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही खत्म हो जाती है। गोद लेने वाली कंडीशन भी, ये लगभग पॉइंट उससे मिलते जुलते हैं। दोनों पॉइंट में कह सकते हो कि आप ये नागरिकता प्राप्त करने के भी तरीके हैं, और इन्हीं में कुछ जो पॉइंट मिले हुए वो नागरिकता समाप्त होने के भी हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक आदर्श नागरिक के गुण। आदर्श नागरिक के गुण कहने का मतलब कि एक जो क्वालिटीज़ ऑफ सिटीजन का है, कह सकते हो कि एक अच्छे नागरिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। वो एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि, अच्छा चरित्र भी है, सामाजिक भावनाएं, नागरिक गुण भी है। इसमें आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई अच्छा स्वास्थ्य कैसे है। एक आदर्श नागरिक के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता उसका अपना स्वास्थ्य होता है, जिसे आपको एक लोकल लैंग्वेज में बोला भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा धन माया। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आपका लेते हैं कि भाई अच्छी बुद्धि। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही अच्छा नागरिक हो सकता है। अगर जिस व्यक्ति में आत्म संयम या विवेक की आवश्यकता के गुण नहीं है, वो एक आदर्श नागरिक नहीं हो सकता है। सामाजिक भावना आ जाता है। अच्छा चरित्र का भी पॉइंट है इसमें आपका कि भाई अच्छा चरित्र आदर्श नागरिक की नींव है। चरित्र मतलब कैरेक्टर आपका, कि कैरेक्टर के बिना नागरिक जो भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, और न ही समाज अथवा राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। किसी व्यक्ति का मतलब कहने का मतलब विश्वास न होना, उसका कैरेक्टर खराब है, वो किसी चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, या अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कार्य कर सकता है, उस तरीके का वो बैड कैरेक्टर बोला जाता है। और नेक्स्ट है आपका सामाजिक भावना, सोशल स्पिरिट। समाज के प्रति सहयोग, स्नेह और सेवा त्याग आदि की भावना एक आदर्श नागरिक में ही हो सकती है, और एक आदर्श नागरिक का ही विकास करती है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने आदर्श नागरिक का विशेषता है। एक नेक्स्ट आपका आ जाता है कि भाई नागरिक गुण। नागरिक गुण में क्या क्या होते हैं कि भाई एक आदर्श नागरिक जो होता है उसमें यही नेक्स्ट वाले ऊपर वाले पॉइंट आ जाते हैं आपके, कि भाई त्याग की, सहनशीलता की, आत्म संयम, आज्ञा पालन आदि गुण एक नागरिक में ही होते, दूसरे व्यक्ति में या नागरिक के गुणों के बिना हम अपने समाज और राज्य के आदर्श नहीं बना सकते, नहीं बन सकते। नेक्स्ट है देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना भी एक आदर्श नागरिक में ही होता है, किसी दूसरे व्यक्ति में या विदेशी में इस तरीके की, जो अपने देश की सेवा के लिए करने के लिए या देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार कोई नहीं होता है। जबकि कोई भी शत्रु देश पर आक्रमण करता है तो देश पर कोई और आपत्ति आ जाती है तो तन मन धन से देश की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो ये नेक्स्ट आपके नागरिकता का पॉइंट था कि भाई किस तरीके से नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिक कौन होते हैं, किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जाती है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है और नागरिकता किस तरीके से समाप्त की जा सकती है, नागरिक और विदेशी में क्या अंतर हैं, एक आदर्श नागरिक के गुण क्या हैं, ये पॉइंट लगभग थे। धन्यवाद।